हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंस्क्रिप्शंस की डेटिंग करी जाती है। यानी कि जब भी एपिग्राफिस्ट, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट किसी इंस्क्रिप्शन को फाइंड करते हैं तो वो पहचानते कैसे हैं कि उस पर जो डेट मैंशनड है वो एग्जैक्ट डेट है कि नहीं, और पुराने ज़माने के अंदर जो डेट यूज़ होती थी उससे कौन कौन सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और ये कन्फ्यूजन एपिग्राफिस्ट, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के सामने हमेशा आती ही आती हैं। लेकिन इसके लिए एक तरीका निजात करा गया था कुछ साल पहले एपिग्राफिस्ट के द्वारा, पर्टिकुलरली जो कि इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, अलॉन्ग विद एपिग्राफिस्ट, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट साइमल्टेनियसली मिलकर ये एक सिस्टम बनाते हैं जिससे वो पर्टिकुलरली इंस्क्रिप्शंस की डेट को पहचान सकते हैं। अब ये थोड़ा सा आपके लिए जोग्राफिकली टेक्निकल हो सकता है। जोग्राफिकली टेक्निकल मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपको अर्थ की रोटेशन, अर्थ की रेवोल्यूशन और मून की रोटेशन और मून की रेवोल्यूशन समझनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर्स कैसे होते हैं डेज के, वीक्स के एंड ईयर्स के, इसको समझना पड़ेगा आपको। अब ये वाली बात मैंने क्यों बोली और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड करेगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले राइटर हमें यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि जो भी इंस्क्रिप्शंस होती हैं, जो भी राइटिंग्स हार्ड सरफेस पर करी जाती हैं, यूजुअली दे आर डेटेड इन रेगनल ईयर्स। अब दोस्तों ये वर्ड समझना इंपॉर्टेंट है कि रेगनल वर्ड का मतलब क्या होता है। जब हम बोलते हैं रेगनल ईयर, रेगनल ईयर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब भी हम इंस्क्रिप्शन को डेट करते हैं, ये ओरिजिनली ईयर नहीं होता है। आप इसको बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन पे कोई एक वर्ड, मतलब एक नंबर गिवन है एक ईयर का, तो आप ये नहीं मान सकते हो कि ये इंस्क्रिप्शन का जो ईयर है ये ओरिजिनली, जैसा अभी हम 2025 में बैठे हुए हैं, ये वैसे ईयर होगा। दुनिया में ईयर्स को डिनोट करने के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, 2025 में अभी हम बैठे हैं, लेकिन ओरिजिनली ये भी एक ओरिजिनल ईयर नहीं है। मैंने क्या बोला? ओरिजिनली ये भी एक ओरिजिनल ईयर नहीं है, बिकॉज दुनिया में अलग अलग कोनों में डिफरेंट तरीके के कैलेंडर सिस्टम्स चलते हैं। अब कुछ कैलेंडर सिस्टम जो होते हैं वो ज्योग्राफी वाइज ईजाद होते हैं। ज्योग्राफी वाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स एंड दुनिया के अलग अलग कोनों में वो कैलेंडर सिस्टम फॉलो करा जाता है, और कुछ जगह पर ये जो कैलेंडर सिस्टम होता है वो किसी न किसी रिलीजन के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग टाइम पीरियड को, अलग अलग एराज को, चाहे वो इतिहास का कोई वक्त हो या करंट वक्त हो, उसको ऐसा नहीं समझा जाता जैसे आज हम समझते हैं। लेकिन आज ये जो यूनिवर्सल नंबर हम देते हैं, जैसे हम बोलते हैं 2025, पूरी दुनिया से एग्री करेगी, यस वी आर इन 2025, क्योंकि यूनिवर्सली आज के समय में जो कैलेंडर सिस्टम जो फेमस है डैट इज़ ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन कैलेंडर ईयर को समझने के लिए और उसको डेटिंग करने के लिए हमेशा से ग्रेगोरियन कैलेंडर तो नहीं था, ग्रेगोरियन कैलेंडर तो बहुत बाद में आया। तो हमें अलग अलग कैलेंडर सिस्टम समझने पड़ेंगे पहले इंस्क्रिप्शंस को, और इंस्क्रिप्शंस की डेटिंग को समझने के लिए। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि कुछ इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं जनरली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिलते हैं हमें, दे आर डेटेड इन रेगनल ईयर्स। रेगनल साल दोस्तों एक ऐसा साल होता है जहाँ पर कोई भी जो मोनार्क है उसका जो रेन चल रहा होता है, जो टाइम पीरियड चल रहा होता है उसका, यानी कि ईयर ऑफ एक्सेशन, जब वो सत्ता में बैठा, या फिर जब उसका तख्तपोशी हुई, कोरोनेशन सेरेमनी, उसने जितने टाइम रूल करा, जो उसका रूलिंग टाइम पीरियड था, रूलिंग ईयर्स जो थे, उसको बोला जाता है रेगनल ईयर्स। रेगनल ईयर स्टार्ट होता है एक राजा के सत्ता में बैठने के साथ, उसके एक्सेशन के साथ।
तो कभी कभार किसी इंस्क्रिप्शन पर जब कोई नंबर्स गिवन होते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी सीई की इंस्क्रिप्शन है, सेकेंड सीई तो चलो हम बाद में लगाते हैं, लेकिन उसके ऊपर नॉर्मली अगर ऐसे नंबर गिवन है 1 2 3, अब ये वाले नंबर भी गिवन नहीं होते हैं, नंबर भी किस तरीके से गिवन होते हैं वो अभी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। नंबर्स को भी पहले लेटर्स एंड वर्ड्स के थ्रू डिनोट करा जाता था। येस यू हर्ड मी राइट, ये नंबर्स को भी पहले जो गणित की संख्या होती है, मैथमेटिकल जो फिगर्स होते हैं, उनको भी पहले शब्दों के थ्रू और लेटर्स के थ्रू बयां करा जाता था। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं आराम से आपको इसका पूरा बेस समझाता हूँ और लेक्चर खत्म होने के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि इंस्क्रिप्शंस को डेट करना कैसा टिपिकल टास्क है एपिग्राफिस्ट, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, लेकिन आगे चलकर वो कैसा ईजी हो गया। रेगनल ईयर में क्या है, जब भी एक मोनार्क एक्सेशन में आता है उसका रूल शुरू होता है जब वो गद्दी पर बैठ गया, यानी कि ये पर्टिकुलर कोई भी एक मोनार्क के ABC आप नाम मान लो, वो थ्रोन पर बैठ चुका है। तो थ्रोन पर बैठने के साथ जो उसका फर्स्ट ईयर है, जो उसका सेकंड ईयर है, जो उसका थर्ड ईयर है, और मान लो कि सेकंड ईयर में पर्टिकुलरली कोई इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, तो उस इंस्क्रिप्शन को हम डेट नंबर जो देते हैं वो देते हैं सेकंड। ठीक है, यहाँ पर पहले कोई स्टैंडर्ड कैलेंडर ईयर, जैसे आज के समय में एक स्टैंडर्ड कैलेंडर सिस्टम जो है जिसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कैलेंडर ईयर्स पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, लेकिन ये ऐसे यूज नहीं होता था शुरू में। रेगनल कैलेंडर सिस्टम के अंदर या रेगनल ईयर्स को डिनोट करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक जो मोनार्क का टाइम पीरियड है, जिसके कार्यकाल में, जिसके रूल के टाइम पर हमें ये इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, तो वो मोनार्क जो है हिस्टोरिकली कब अपनी सत्ता को संभालने के लिए कुर्सी पर, तख्त पर बैठा था, और जैसे जैसे उसके रूल की, उसके एक्सेशन की एनिवर्सरीज बीतती चली जाती हैं, वैसे वैसे नंबर चेंज होते चले जाते हैं। और ये जो रेगनल ईयर्स हैं, ये पर्टिकुलर मोनार्क के कार्यकाल में कोई भी जो लॉज जो होते थे उसको डेट करने के काम आता था। ठीक है, कोई भी जो एक्ट्स होते थे जिसको हम पॉलिटी की भाषा में कहते हैं स्टैट्यूट्स, उसको डेट करने के काम आता था। कोई भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें पता लगाना है कि जैसे कोई एक मोनार्क ने एंशिएंट पास्ट में मेडिवल इंडिया के अंदर कैसे कोई एक फरमान जारी करा, ये कब हुआ, तो ये ऐसा टाइम पीरियड जो कि मोनार्क के जो राजा है सत्ता में बैठा हुआ है, उसकी तख्तपोशी हो चुकी है, उसकी जो राजपोशी है वो हो चुकी है, उसके साथ जैसे जैसे उसका कार्यकाल बीतता चला जाएगा, ऐसे करके हम उसको नंबर देते चले जाते हैं, और इसको दोस्तों हम बोलते हैं रेगनल ईयर। तो इंस्क्रिप्शन को डेट करने का तरीका जो है पुराने समय में जो यूज़ होता था, राइटर ने आपको एक चीज़ साफ तरीके से बता दी है। एक तो सिस्टम था रेगनल ईयर का, दूसरा जो सिस्टम था दैट वाज ऑफ एरास। अभी एरा क्या होता है? एरा दोस्तों कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता जो कि आप फिक्स तरीके से मान लो कि हाँ ये जो पर्टिकुलर एरा है ये पूरी दुनिया के लिए वैसे ही एरा हुआ करता होगा। हिस्ट्री को डिफाइन करते हुए या हिस्टोरिकल टाइम पीरियड्स को डिफाइन करते हुए एरा अपने आप में एक डिस्टिंक्ट, एक डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। एक एरा के अंदर आपको बड़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कि उस एरा के साथ एसोसिएटेड है, वहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं कि घटनाक्रम हुए हों, अलग अलग जो रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, जो कल्चर्स हैं वो इवॉल्व हुए हों, स्पेसिफिक उस ज़माने की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहे हों, जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सोशल चेंजेस आए हों, सोशल प्रैक्टिसेस करी गई हों। तो सोशल पर्सपेक्टिव से भी एरास को डिफाइन करा जाता है, लाइक अलॉन्ग विथ लाइक इवेंट्स एंड कल्चर्स। तो एक एरा के अंदर अगर मैं आपको आसान भाषा के अंदर बताऊं, एक एरा कितना लंबा खिंच सकता है? इट कैन गो फ्रॉम सेवरल 100 ईयर्स, सैकड़ों सालों से लेकर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक का एक एरा हो सकता है, और इसके अंदर मल्टीपल पीरियड्स हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम के एंड मल्टीपल एजेस छुपी हो सकती हैं एक एरा के अंदर। जैसे अगर हम नाम दें, हम क्या क्या यूज़ करते हैं वर्ड, हम बात करते हैं एंशिएंट एरा की, हम बात करते हैं
एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये अर्ली मॉडर्न एरा की। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, जो शुरू में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एरा को डिफाइन करने के लिए। डैट इज़ एक पर्टिकुलर एरा के अंदर कुछ घटनाक्रम होते हैं, कुछ कल्चर्स जो होते हैं वो ईजाद होते हैं, रीति रिवाज परंपराएं बनती हैं, और कुछ सोशल पर्सपेक्टिव से भी एराज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम जान सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात कर लें एंशंट एरा की, तो हम एक एंशंट एरा को डिफाइन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। जर्नली एंशंट एरा को बोला जाता है, ऐसा समझा जाता है कि जब से किसी एक सिविलाइजेशन का एंशंट पास्ट में राइज हुआ था, उनका आगमन हुआ था, और जब उन सिविलाइजेशंस का पतन हुआ, वो फॉल होना शुरू हुए। उसके बाद अगर हम मिडल एजेस की बात करें, मिडल एरा की बात करें, इसको दुनिया के इतिहास में डार्क एज भी समझा जाता है। यहां पर हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी along with इस्लाम। और वहीं पर अगर हम बात करें मॉडर्न एरा की, तो ये जो टाइम पीरियड है इट इज एसोसिएटेड विद एनलाइटनमेंट, या जिसको यूरोपियन भाषा के अंदर बोलते हैं रेनेसा। और यहां पर कुछ सोसाइटल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन along with the beginning of डिजिटल एज। तो आप समझ गए कि मैंने आपको क्यों बोला था कि अगर आपको किसी एक एरा को डिफाइन करना है तो वो डेफिनेशन एक पर्टिकुलर साल या 100 सालों की या 500 सालों की नहीं हो सकती है, सैकड़ों सालों से हज़ारों सालों तक वो चीज़ खिंच सकती है। एक एरा के अंदर मल्टीपल टाइम पीरियड्स, मल्टीपल एजेस छुपी हो सकती हैं, क्योंकि उसके साथ बड़े सारे घटनाक्रम, कुछ कुछ कल्चर्स, रीति रिवाज, परंपराएं, सोशल प्रैक्टिसेस, ये सब जुड़ी हुई हो सकती हैं। जैसे हम मिडिल एजेस को डार्क एजेस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड था पैरेलली पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर, देशों के अंदर, रीजन्स के अंदर, जोग्राफीज के अंदर उथल पुथल देखी जा रही थी। लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोग सत्ता में बैठने के लिए अपने बाप दादाओं का खून कर रहे हैं, अपने भाइयों को मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन थी और ये पैरेलली दुनिया में एक जैसा पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा था। सत्ता के लालच की आड़ में सब कुछ तहस नहस कर रहे थे सारे राजा महाराजा लोग। फिर चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो, चाहे एशियन कंट्रीज़ की बात हो, या फिर यूरोपियन जोग्राफीज की बात हो। अब एरास की जो डेट होती हैं ये जनरली आपको वर्ड्स में भी देखने को मिल जाती हैं, नंबर्स में भी देखने को मिल जाती हैं, या इनके कॉम्बिनेशन में भी देखने को मिल जाती हैं। अगर हम प्राचीन भारत के कैलेंडर सिस्टम की बात करें, एंशिएंट इंडिया के कैलेंडर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर हमें दो मुख्य चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो लूनर सिस्टम ऑफ कैलेंडर डेटिंग एंड दूसरा सोलर सिस्टम ऑफ कैलेंडर डेटिंग। अब कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो सहारा लेती हैं लूनर डेटिंग का, और कुछ इंस्क्रिप्शंस के अंदर हमें सोलर डेटिंग देखने को मिलती है। और उसी के अकॉर्डिंग इंस्क्रिप्शंस को, या अगर हमें ये जानना है, बीइंग एन एपिग्राफिस्ट, बीइंग एन हिस्टोरियन, बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट, अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो हर एक इंस्क्रिप्शन जो है, अगर जो उस पर डेट, मंथ, ईयर, वीक डे, जो भी साल गिवन है, तो वो पूरी दुनिया के अंदर पैरेलली वही फॉलो करा जा रहा होगा। ऐसा एपिग्राफिस्ट, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ऐसा नहीं था। वो दो बातों पे और डिपेंड करता था अपार्ट फ्रॉम
रेगनल ईयर्स एंड एरा सिस्टम, और वो दो बातें थी लूनर एंड सोलर कैलेंडर डेटिंग मेथड सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। देखो, जो सोलर सिस्टम होता है, मुझे इसको वैसे सोलर कैलेंडर सिस्टम बोलना चाहिए, जस्ट अ मिनट। जो सोलर कैलेंडर सिस्टम है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सबसे पहली बात तो याद रखना, इट इज जस्ट लाइक ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको पूरी दुनिया में करेंटली यूज करा जाता है। ये ग्रेगोरियन सिस्टम की एक खास बात क्या होती है, ये एक यूनिवर्सल चीज क्यों है, बिकॉज वैज्ञानिकों के अनुसार, ज्योग्राफी पढ़ने वाले डिसिप्लिन के लोगों के अनुसार, या अर्थ के बाहर सोलर सिस्टम को पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग जो पृथ्वी है वो सूर्य के इर्द गिर्द अर्थ का जो ये ऑर्बिट है, जो घूमता है अर्थ किसके इर्द गिर्द, अराउंड द सन, इट टेक्स अबाउट 365 डेज। और पर्टिकुलरली अगर हम बोले तो, जैसा कि हमने 6 क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अंदर पढ़ रखा है, प्रिसाइसली ये जो नंबर होता है, इट इज अबाउट 365 डेज प्लस 6 आवर्स। लेकिन हम इसको फिट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये हुआ पहला साल 6 घंटे का, ये हुआ दूसरा साल, ये हुआ तीसरा साल, और ये हुआ चौथा साल। तो 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 80 एंड 6 × 4 = 24। तो यहाँ पर जब ये 24 घंटे ऐड हो जाते हैं तो ये बन जाता है एक पर्टिकुलर डे। इसलिए इस चौथे साल के अंदर हम लोग 365 डेज के साथ एक एक्स्ट्रा दिन और ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है 366 डेज, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। ऐसे बनता है लीप ईयर। अब इसको हम फिट करते तो कहाँ करते, क्योंकि सारे मंथ जो हैं वो 30 डेज के या 31 डेज के होते हैं, इसलिए फिट करने की जगह सिर्फ फरवरी में ही बचती है, जहाँ पर फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर वाले साल ये 29 दिनों की हो जाती है, फरवरी का महीना। ये हमने बेसिक तरीके से ये सारी चीज़ें समझी हुई हैं, तो बस मैं आपको एडिशनली ऐसे ही बता रहा था। हमने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस के अंदर, ज्योग्राफी वगैरह के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रखी है। अपने से अगर किसी को नहीं पता था तो आज उसको ये पता लग गया कि एग्जैक्टली जो एक साल होता है वो 365 दिन का तो होता ही नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी नॉलेज यानी कि आधी अधूरी है। वो 365 दिन प्लस 6 घंटे होते हैं, लेकिन 6 घंटे को हम कहीं ऐड तो कर नहीं सकते, कैलेंडर में दिखा तो सकते नहीं है। तो 6 प्लस दूसरा साल 12 प्लस तीसरा साल 18 प्लस चौथा साल 24 घंटे बन के एक दिन बन जाता है। तो चौथे साल के अंदर वो एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी में ऐड करके 365 डेज प्लस 1 डे इज इक्वल टू 366 डेज हो जाते हैं, उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और यहाँ पर हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर 365 डेज के अलावा एक सिंक्रोनाइजेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, किसके साथ, सीजन्स के साथ। वहीं पर जो दोस्तों ये जो लूनर ईयर होता है या लूनर कैलेंडर सिस्टम जो होता है, सबसे पहले तो आप ये मान लो कि क्या ये दुनिया में कहीं फॉलो होता है करेंटली। जी हाँ, होता है। कौन फॉलो करता है इसको,
जैसा कि मैं आपको शुरू में बता रहा था कि यहाँ पर कैलेंडर सिस्टम के लिए ज्योग्राफी एंड रीजन्स तो इंपॉर्टेंट हुए, लेकिन आगे चलकर रिलीजन के बेसिस पर भी कैलेंडर सिस्टम इजाद करे गए। तो ये जो इस्लामिक कैलेंडर होता है जिसको हम बोलते हैं हिजरी कैलेंडर, इसकी स्पेलिंग होती है HIJRI। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर जो होता है, तो इस कैलेंडर के अंदर मान्यता किसको दी जाती है? चंद्रमा को। इस कैलेंडर के अंदर मान्यता किसको दी जाती है? सूरज को। तो यहां पर हम जो है मंथली फेज जो होता है मून का, उसको बेसिकली फॉलो करते हैं, उसके रेवोल्यूशन को काउंट करते हैं अराउंड अर्थ, और वो जो नंबर निकल कर आता है वो होता है 354 डेज का। 354 डेज का, जैसे हमारा 365 डेज का होता है एक साल, हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक साल 354 डेज का होता है, बिकॉज वो जो बेस मानते हैं वो मून के मूवमेंट को मानते हैं साल को कैलकुलेट करने के लिए। वो ग्रिगोरियन कैलेंडर की तरह सिस्टम फॉलो नहीं होता। सेंक्रोनाइजेशन मतलब ये कहाँ बोला मैंने कुछ भी? अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये कि जैसे 365 दिन होते हैं, आपको पता है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु कैसे कैसे आती है, कौन कौन से महीने पड़ती है, ये उसके अकॉर्डिंग चलता है कैलेंडर। जैसे आप अभी आपको पता है ना कि सर्दी आने वाली है, तो आप ये बिल्कुल डंके की चोट पर कैसे बोल सकते हो? बिकॉज आपको पता है कि 365 दिन में से कब सर्दी का महीना शुरू होता है, कब बरसात का, कब गर्मी का, मतलब एक मोटा मोटी अनुमान आपको पता होता है। आप दिसंबर में ये तो नहीं बोलोगे ना कि ठंड के कपड़े नहीं निकलेंगे हमारे घर में से, मैं तो हाफ टी शर्ट और बनियान पहनकर घूमूंगा। तो वो सिंक्रोनाइजेशन है कि अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सूरज के इर्द गिर्द, जो हमारा साल कंप्लीट हो रहा है, अर्थ और सूरज का जो लिंक है उसके अकॉर्डिंग ये सीजन्स यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये सीजन्स की सिंक्रोनाइजेशन जो है वो होती है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द मून, और वो रेवोल्यूशन का नंबर निकल कर आता है अराउंड 354 डेज। और ये वाला जो फेज है इसका, लूनर कैलेंडर का जो पूरा सिस्टम है, यहां पर इट ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम सीजन्स। ये क्योंकि नंबर्स में पीछे जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। रमज़ान का जो महीना है, जहां पर 30 दिन के लिए रोजे रखे जाते हैं मुसलमानों के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जनरली गर्मियों के बड़े टाइम से, गर्मियों वाले जो नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों के टाइम पर उसका सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। तो रमजान के डेज और नवरात्रि के जो डेज हैं वो कहीं ना कहीं आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं कि जब रमजान चल रहा होता है तब गर्मी वाली नवरात्रे आती हैं, जब गर्मी वाली नवरात्रे आ चुकी होती हैं उस टाइम पर रमजान का महीना चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये लोग 354 डेज वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से ये टाइम पीरियड जो रमज़ान का महीना होता है ये पीछे 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 जाता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर रमज़ान कुछ सालों से जुलाई के मंथ में देखी जा रही है तो वो जून में आ जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जुलाई तो मैंने काफ़ी दूर बोल दिया, होता था लेकिन ऐसा, फिर वो जून में आ जाएगी, फिर कुछ सालों के बाद वो मई में आ जाएगी, फिर अप्रैल में आ जाएगी, फिर मार्च में आ जाएगी, फिर फरवरी में आ जाएगी। क्योंकि हम जो ये मई, जून, जुलाई ऐसा जो मंथ बोल रहे हैं ये हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बोलते हैं।
ये हम बोलते हैं सोलर कैलेंडर के अनुसार, बट लूनर कैलेंडर फॉलोज द डेज इन अ ईयर ऑफ 354 डेज। एडिशनल इंफॉर्मेशन दोस्तों मेरे को आपको एक और बतानी है, और वो ये है कि दुनिया के अंदर एक थर्ड टाइप का भी कैलेंडर सिस्टम फॉलो होता है, जिसको हम कहते हैं लूनी सोलर सिस्टम, कैलेंडर सिस्टम। और ये कॉमनली देखा जाता है ज़्यादातर चाइना के अंदर एंड इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में। यहां पर हम क्या करते हैं, जो लूनर मंथ्स हैं उनको तो लेकर चलते ही चलते हैं, और लीप मंथ को भी हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और ये पर्टिकुलर तरीके से अलाइन करता है विद सोलर ईयर एंड सीजन्स। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको सिंपल भाषा के अंदर बोलूं, ये जो लीप ईयर वाला सिस्टम है ये लूनी सोलर सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर आप 365 दिन 4 साल तक तो मनाते हो, मानते हो कि एक साल में 365 दिन है, लेकिन चौथे ही साल आप उसमें एक दिन और ऐड कर देते हो और वो बन जाता है 366 दिनों का एक टाइम, एक पर्टिकुलर साल। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सोलर कैलेंडर का जो बेस है, जो बेसिस है उसका, वो इस चीज़ में लाया करता है कि अर्थ का रिवॉल्यूशन क्या है अराउंड द सन, जबकि लूनर कैलेंडर का जो बेसिस है इट इज़ अबाउट द मंथली साइकिल्स ऑफ द मून्स फेजेस। ये 365 दिनों का होता है, ये 354 डेज का होता है। ये सिंक्रोनाइज करता है सीजन्स के साथ, यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है। सोलर ईयर के कंपैरिजन में ये जो लूनर कैलेंडर की जो साइकिल होती है ये हर साल 11 से 12 दिन पीछे जाती है, जो कि इसके अंदर इसका गैप है। अगर आप इसको देख लो 365 माइनस 354 क्या बचेगा आपके पास, 11 दिन। तो यहाँ पर 11 से 12 क्यों बोला हुआ था, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और उसमें से अगर आप 354 माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास बचेंगे 12 दिन। तो इधर 11 और 12, और ये टाइम पीरियड पीछे जाता जाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेगोरियन कैलेंडर सोलर कैलेंडर का, और लूनर कैलेंडर सिस्टम का एग्जाम्पल है इस्लामिक हिजरी कैलेंडर। नाम होता है इस कैलेंडर सिस्टम का इस्लामिक हिजरी कैलेंडर। इसी के अकॉर्डिंग रमज़ान का महीना और इसी के अकॉर्डिंग ईद जो होती है वो पड़ती है, और इसी के अकॉर्डिंग चांद निकलता है सबसे पहले जो देखा जाता है सऊदी में, मक्का मदीना में। ओके, यहां तक पहले मुझे बता दो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को, सारी बातें समझ में ही, बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हुआ। हाँ मेगा बोलो। अरे हाँ हाँ, मेघा मैंने अभी एक चीज़ क्लियर करके बोली थी कि मॉडर्न एरा आज भी चल रहा है। जब से शुरुआत हुई थी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये रेनेसांस साइंटिफिक टेम्परमेंट आना शुरू हुए थे, लेकिन कोई भी एरा सैकड़ों सालों से हज़ारों सालों तक का हो सकता है। अभी 1000 साल हो गए हैं क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आए हुए? क्या एक ही है? एरा को इनफॉर्मल तरीके से डिफाइन करा जाता है। एरा के ऊपर कभी भी कोई सहमति से नहीं बोल सकता कि ये एरा शुरू हो गया और इस पर्टिकुलर दिन ये एरा खत्म हो गया।
एरा एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम पीरियड है विच इज कंपोज्ड ऑफ मैनी एजेस, मैनी टाइम पीरियड्स एंड मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हम लोग आज भी मॉडर्न एरा के अंदर ही तो हैं, तो डिजिटल एज क्यों नहीं आएगी इसके अंदर? अभी कौन से एरा के अंदर आप हो बताओ? हाँ, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, अरे मैं तो इसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स को मेंशन कर रहा था, जैसे एंशियंट एरा के अंदर मैंने आपको बोला सिविलाइजेशन का आगमन होना, फिर उनका गिर जाना। मिडिल एजेस के फीचर्स हैं लैंडलॉर्डशिप का आना, फ्यूडलिज्म का आना, जहाँ पर ये पावर इनके हाथ में आ गई। इसके साथ साथ पैरेलली क्रिश्चियनिटी भी आई दुनिया के अलग अलग कोनों में, इस्लाम का एडवेंट हुआ। ठीक है, मॉडर्न एरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आपको बता रहा हूँ, लोगों के अंदर जागरूकता आई कि चर्च को ज़्यादा पावर नहीं देनी है। पहले चर्च सब लोग डिसाइड करते थे, सब कुछ डिसाइड करते थे, तभी तो इनको डार्क एजेस बोला जाता है। और ऐसा इंडिया के अंदर भी होता था। मयूर याद है पुरोहित और राजाओं का जो संगम होता था, कैसे पुरोहित लोगों का ब्रेन वॉश करते थे, जो पंडित होते थे, जो पुजारी होते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसका टाइम पीरियड है और डिजिटल एज भी इसका एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये बोल रहा हूँ मतलब मैं का कि पैरेलली ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मतलब आती हैं, एक एरा के साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। इसमें अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं तो इसके अंदर ये भी ऐड कर सकता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी की चीज़ है। इवन मनी का आगे चलकर ख़त्म हो जाना और इसका ऑल्टरनेटिव बन जाना, क्रिप्टो करेंसीज का, लाइक बिटकॉइन, ये भी इसी का पार्ट है। ये लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिकली ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, इसलिए मैंने बताया नहीं था, क्योंकि हम हिस्ट्री की डिस्कशन कर रहे हैं। ये भी मॉडर्न एरा का ही पार्ट है और ये एरा भी चल रहा है। ये तो सिर्फ नाम नाम की बात है ना मेघा, ये तो किसी ने एक नाम दिए हैं। हम कोई फिक्स थोड़ी ना बोल सकते हैं कि यार कब से ये जो डार्क एजेस का, डार्क फेजेस का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया। क्यों मॉडर्न एरा में क्या आजकल युद्ध वगैरह दुनिया में तबाहियां नहीं देखी गई हैं? मॉडर्न एज में वर्ल्ड वॉर नहीं देखे गए हैं क्या? विश्व युद्ध तो नहीं हुए क्या? हाँ, 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 कंट्रोवर्शियल टर्म है बिल्कुल। पैरेलली लेकिन कई जगह पर शांति भी थी। और आज जब जिसको मॉडर्न एज कहते हैं, जहाँ पर इंसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है, पॉवर्टी स्ट्राइकन देश आज भी एग्जिस्ट करते हैं, साउथ सुडान, अफ्रीकन कंट्रीज। तो वो जो टेक्नोलॉजिकल एज है जिसमें हम बोलते हैं कि लोगों के पास सक्षमता आ गई है या फिर लोग बहुत ज़्यादा काबिल हो गए हैं, वो आज भी नहीं है मॉडर्न एज में। बहुत सारी जगहों पर नहीं है, मेजॉरिटी देशों के पास नहीं है वो वाली सक्षमता। ठीक है, तो वो एक इनफॉर्मल तरीका है मतलब मेगा उसको डिनोट करने का। ठीक है, उसको बताने का एक इनफॉर्मल तरीका है, और ऐसे ही करके इसको बाइफरकेट करा जाता है इन एरास को। ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो यही इसकी बाइफरकेशन है, जो कि मेजोरिटेरियन जो व्यू है वो इसी के ऊपर जाता है मतलब। ठीक है, क्लियर है मेगा? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस जो हैं कभी कभार दे स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर मंथ, लूनर फोर्टनाइट जिसको हम कहते हैं पक्ष, लूनर डे जिसको बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस के अंदर बोले जाता है तिथि, एंड वीक डे, द सिविल डे और द सोलर डे। और इसके अंदर कुछ एडिशनल एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं। अभी उस ज़माने के मतलब बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है, ये सारे टर्म्स तो इंडिया से रिलेटेड ही हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रिलेटेड ही हैं, पक्ष, तिथि, है ना, और बड़े सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स होती हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन जिस राजा महाराजा के टाइम पर ईजाद करी जाती थी वो अपने अनुसार इनकी डेटिंग रखते थे। अब वो लूनर कैलेंडर को फॉलो करते थे चाहे सोलर कैलेंडर को फॉलो करते थे, ये उनके राज्य के अनुसार चलता था ये वाली चीज़ें। ठीक है, अब अगर हम ये जानें कि आज जो हम नंबर सिस्टम जो यूज़ करते हैं, जैसे बोलने का कि साल 2000, साल 1995 या साल 700 या BC या CE का एरा चलता था,
तो ये जो स्पेसिफिकेशन है पर्टिकुलर ईयर की और एक दिन को जो हम एक नंबर देते हैं, ठीक है, आज फरवरी का 15वां दिन है, ठीक है, आज सितंबर का 25वां दिन है, अगर हम ऐसे कुछ भी बोलते हैं ये वाली जो नंबर सिस्टम है ये आना शुरू हुआ इन सेकेंड सेंचुरी बीसी। और कुछ आगे आगे चलकर जो इंस्क्रिप्शंस आते हैं उनके अंदर हमें डेट एक बिल्कुल ही यूनिक तरीके से देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोनोग्राम्स, जिसको हम भूत संख्या भी कहते हैं। क्रोनोग्राम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और थोड़ी नॉनसेंस चीज़ भी है। अब इंटरेस्टिंग और नॉनसेंस मैंने एक साथ क्यों बोला? हर एक नंबर के लिए 1, 2, 3 इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है और उस वर्ड के अकॉर्डिंग नंबर्स डिनोट करे जाते थे, ठीक है। अब वो वर्ड भी हो सकते थे या कुछ लेटर्स भी हो सकते थे, ठीक है। इसको एक बारी ज़रा समझते हैं, शायद से आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा जनरली, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी वगैरह के अंदर ये सब चीज़ें दे नहीं रखी होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ नंबर्स के नॉर्मली हम एक साल को एक नंबर दे देते हैं, ऐसा ना करके इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर जहाँ पर ये भूत संख्या यूज़ करी जाती थी, जिसको हम अंग्रेजी में क्रोनोग्राम बोलते हैं, यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर शब्द होता था उस शब्द का मतलब नंबर के साथ जुड़ा होता था। फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए जो बहुत सालों तक जो वर्ड यूज़ करा गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, वो यूज़ करा गया एज भूमि, अर्थ। 2 नंबर को बोलने के लिए जो वर्ड यूज़ करा गया डेट इज कारा, हैंड। 3 नंबर को बोलने के लिए जो वर्ड यूज़ करा गया है डेट इज लोक, द वर्ल्ड्स। एंड 4 नंबर को बोलने के लिए जो वर्ड यूज़ करा गया डेट इज वेदा, वेद। अब ये जो वर्ड्स हैं कभी कभार रिवर्स सीक्वेंस में भी यूज़ करे जाते थे। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की डेटिंग देना चाहते हो, तो आप उसको बैकवर्ड वे में पढ़ोगे या फॉरवर्ड वे में पढ़ोगे। अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का मतलब क्या है और रिवर्स सीक्वेंस का मतलब क्या है, आप इस एग्जांपल से समझो। अगर आपको एक नंबर बोलना है 142, तो आप उसको बोलोगे एस कारा, ठीक है, वेद, भूमि। अब कारा, वेद, भूमि आपने वर्ड बोल दिया। अब रिवर्स सीक्वेंस का मतलब क्या, अगर आप इसको लिखोगे ना 142 को, तो आपको पहले भूमि नहीं बोलना है। जैसे आप ये सोचो कि भूमि नंबर 1 है तो मैं पहले भूमि बोल देता हूँ, ठीक है। और फिर 4 नंबर पर आता है वेद, तो वो तो चलो बीच में ही यहाँ पर, क्योंकि 3 शब्दों से बना हुआ है, ये आपने एक चीज़ बोली। एंड कारा जो है वो है नंबर, ये जो कारा है, हाँ, वो यहाँ पर आ रहा है नंबर 2 पर, तो आप इसको शुरू में नंबर 2 पे बोल दो। क्योंकि अगर आप ऐसे देखो, कारा क्या है, नंबर 2, वेद क्या है, नंबर 4, भूमि क्या है, नंबर 1। तो अगर आप कारा, वेद, भूमि बोल रहे हो तो वो होना चाहिए वैसे 241, लेकिन कारा, वेद, भूमि का मतलब ये है कि आप साल 142 को डिनोट कर रहे हो, यस, नंबर को डिनोट कर रहे हो। भले अगर आप साल की बात नहीं कर रहे हो, नॉर्मली अगर आप एक नंबर सिस्टम को बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग अबाउट 142 नंबर, क्योंकि रिवर्स में जाता है, ठीक है, ये रिवर्स में चलेगा ऐसे करके। जो एंड का वर्ड है वो पहले, फिर बीच का वर्ड है वो यहाँ पर, और जो पहला वर्ड था वो आखिरी में चला जाएगा। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बस आपने एक बार सुन लिया तो बस आपको ये समझ में आ गया कि ये भूत संख्या क्या होती है, जिसको हम क्रोनोग्राम बोलते हैं। और इंडिया के अंदर ये रिवर्स सीक्वेंस के अंदर जो यूज़ करी जाती थी, ऐसा राइटर बोल रहे, तो उसका मतलब क्या है। अगर कोई कोई इंस्क्रिप्शंस ऐसी हैं कि अगर उसके अंदर कोई डेटिंग सिस्टम गिवन नहीं है, तो फिर मेहनत बच जाती है एपिग्राफिस्ट की, हिस्टोरियंस की, एंड आर्कियोलॉजिस्ट की। फिर वो क्या करते हैं, उसका डेटिंग पता लगाने के लिए वो फिर उसको रफली एक डेट दे देते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पेलियोग्राफिक ग्राउंड्स। पेलियोग्राफिक ग्राउंड्स मतलब जैसे उसको देखा गया, फिर उसकी कोई रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड वगैरह हुई, लेबोरेटरी कंडीशंस में वगैरह जाकर, तो देखा गया है कितना पुराना है, तो उसको रफ नंबर
अगर उस इंस्क्रिप्शन पे गिवन नहीं है, किसी राजा महाराज ने गुदवाया नहीं था कोई नंबर कि हमें कोई साल पता लग सके, तो एपिग्राफिस अपने हिसाब से फिर देने की कोशिश करते हैं उसको ऑन पेलियोग्राफिक ग्राउंड कि वो चीज़ हिस्टोरिकली कितनी पुरानी है। और उसके लिए आपने बड़े सारे साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक टेक्निक्स आर्कियोलॉजी के अंदर यूज़ होती हैं, वो अलग अलग चीज़ें डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को डेट देना चाह मतलब डेटिंग देना चाह रहे हो। आपने कोई चट्टान ढूंढी है, कोई पत्थर ढूंढा है, कोई आपको एक रॉक पैनल मिला है, कोई जो केव की दीवार है, आप उसको बेसिकली जानना चाह रहे हो कि यहाँ पर जो आर्ट वर्क है, जो पेंटिंग है, वो कितनी पुरानी है। तो उसके हिसाब से मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती थी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? पहले बताओ जल्दी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़ूँ मैं। अब बड़े सारे जो अलग अलग एराज होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं इन एंशंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि हम पढ़ते हैं, विक्रम एरा ऑफ 58 BC, शाक एरा ऑफ 78 CE, कालाचूरी छेदी एरा ऑफ 248 CE, गुप्ता एरा ऑफ 319 to 320 CE। अब ऐसा क्यों लिखा जाता है ये? बिकॉज ये जितने भी नंबर हैं, आपको मैं हमेशा फाउंडेशन कोर्स के अंदर एक चीज़ बोलता हूँ ना, कि जब भी हिस्ट्री पढ़ो, स्पेशली एंशंट हिस्ट्री, तो मोटा मोटी सिर्फ एक सेंचुरी को याद रखा करो। 3rd सेंचुरी BC में क्या हुआ, 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ। नंबर्स के पीछे कभी मत भागो। आपको बस ये पता होना चाहिए मोटा मोटी कि पहले कौन सा राजा आया, बाद में कौन सा राजा आया, पहले कौन सी डायनेस्टी आई, बाद में किसकी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई। नंबर्स के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि यहाँ पर राइटर खुद एग्री कर रहे हैं कि हिस्टोरियंस की बहुत डिबेट चलती है। और जैसे ये है 319 to 320 CE, हम फिक्स क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज देयर इज कन्फ्यूजन अमंग हिस्टोरियंस। इवन अशोका के तख्तपोशी को लेकर भी कन्फ्यूजन है, जो जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ उसको लेकर कन्फ्यूजन है। अब आप एक कोई पर्टिकुलर डे या फिर चलो एक सेंचुरी भी या फिर कोई एक टाइम पीरियड बता सकते हो क्या? 100 सालों के अंदर भी आप ये चीज़ बता पाओगे क्या कि अगर आप 100 सालों का मैं अगर आपको स्कोप दूं कि IBC कब डेवलप हुआ, कब आया, पहले दिन कौन आए थे, किसने सोचा कि हमें ऐसे हाउसेस बनाने हैं, ये पत्थर लगाकर गटर वगैरह बनाने हैं, घर के अंदर बाथरूम बनाने हैं, खिड़कियाँ नहीं होनी चाहिए, ये पहले दिन किसने सोचा? कोई नहीं बता सकता। एंड कोलम एरा ऑफ 824 CE, ये सारे एरास हमें इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलते हैं। लाइक कोलम एरा की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो केरला में पाई गई हैं और तमिलनाडु के अंदर, और चालुक्य विक्रम एरा जो है वो हमें कर्नाटका के इंस्क्रिप्शंस में और उसके आसपास के एरियाज़ में देखने को मिलता है। अब ये जो सारे एराज हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया इस लेक्चर की स्टार्टिंग में, कि हर एक एरा एक पर्टिकुलर इवेंट को, कल्चर को, सोशल पर्सपेक्टिव को डिनोट करता है, घटनाक्रमों को डिनोट करता है। तो एक एरा बहुत बड़ा हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर राजा की तख्तपोशी, उसके साथ जुड़े हुए, उसके कार्यकाल से जुड़े हुए बड़े सारे घटनाक्रम, ये सारी बातें हो सकती हैं उसके दौरान, उसके कार्यकाल के दौरान, उसके रीजन की, उस रीजन के अंदर, उस राजा की छत्र छाया के अंदर कौन कौन से रीति रिवाज, परंपरा, पहनावा, खाना पीना, ये सब कुछ कैसे चलता था। तो वो एक पर्टिकुलर एरा का पार्ट बन जाता है। अब ये तो बड़े बड़े राजा महाराजा तो अपने अकॉर्डिंग एराज वगैरह को यूज़ कर लेते थे, नंबर्स को यूज़ कर लेते थे, इंस्क्रिप्शंस को गुदवा लेते थे एक हार्ड सरफेस पर। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं, जैसे हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते रहते हैं, कि कुछ छोटे राजा जो हैं वो बड़े राजा को जब उनको कमज़ोर होते हुए देखते हैं तो उनका तख्ता पलटने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सबऑर्डिनेट किंग्स होते थे, ये एरा यूज़ करते थे अपने ओवरलॉर्ड का, जो उनके मालिक होते थे, जो पहले रह चुके हैं और जिसका तख्त पलट करके ये लोग राजा बन गए। और कुछ जो एराज हैं वो कंटिन्यू रहते थे यूज़ होना, जैसा फाउंडिंग डायनेस्टी थी उस पर्टिकुलर रीजन की, जब वो डिसअपियर हो जाती थी तो जो फाउंडिंग डायनेस्टी ने जो सिस्टम ईजाद कर रखा था किसी भी चीज़ को डेट करने का, तो वो वाली चीज़, वो वाले एराज वैसे उस रीजन में यूज़ होते रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर राइटर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाइल द इनिशियल ईयर ऑफ मोस्ट एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल एराज इज नोन, लेकिन अनसर्टेनिटी फिर भी रहती ही रहती है कि आप पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकते और एक एरा को भी आप
ऐसा नहीं बोल सकते कि इस एरा के अंदर ये सारे इवेंट्स हो गए होंगे। हो सकता है कि अगर यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एरा है, एरा 1, उसकी कुछ चीज़ें सिंक्रोनाइज मैनर में ओवरलैप हो सकता है करती हों एरा 2 से, और ये चीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं कि एंशंट एरा के कुछ चीज़ें मेडिवल एरा के अंदर आई, और मेडिवल एरा की कुछ चीज़ें मॉडर्न एरा के अंदर आई, और एंशंट एरा की कुछ चीज़ें खिंचती हुई मॉडर्न एरा का पार्ट बनी और वो आज तक चल रही हैं, कुछ रीति रिवाज परंपरा वगैरह। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हर्षा एम्पायर के एरा को डिनोट करने के लिए हिस्टोरियंस अलग अलग डेट देते हैं, लेकिन अनसर्टिनिटी है इसके ऊपर। 612, 619 एंड 648 CE। सिमिलरली जो गंगा राजा थे उड़ीसा के, हम एक बहुत बड़ी रेंज दे देते हैं उनको डिनोट करने के लिए, 4th to 9th सेंचुरी CE। अब ये सेंचुरी देख रहे हो कितनी बड़ी है, 4th से 5th, 5th से 6th, 6th से 7th, 7th से 8th, 8th से 9th। तो अनसर्टेनिटी रहती है। अब वो डिपेंड करता है कि नई नई चीज़ें कौन कौन सी ढूंढी गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, नए नए ट्रेसेस कौन कौन से मिल रखे हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस या मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर कुछ जिक्र कर रखा हो किसी एक डायनेस्टी के बारे में, एक एम्पायर के बारे में, तो हमारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। लेकिन हिस्ट्री को लेकर एक पर्टिकुलर डेट देना, स्पेशली एंशंट टाइम पीरियड का कोई एक ज़माना, कोई एक वक्त, कोई एक सिलसिला चला रहा हो, उसको लेकर थोड़ी सी अनसर्टिनिटी रहती है हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? अब हम दोस्तों बात करते हैं इस बॉक्स के अंदर कि एंशंट एरा की डेट्स को हम मॉडर्न, जैसे टाइम पीरियड है, जैसे पुराने आपने पढ़ा कि इतना कुछ कैलेंडर सिस्टम चलता था, तो वो एंशंट एरा की जो डेट्स हैं, आज हमें एक चीज़ पता लग गई है कि वो वैसी डेट नहीं है जिसको हम सोचें कि अगर हम टाइम पीरियड में पीछे जाते रहें ग्रेगोरियन कैलेंडर का सहारा लेते हुए, तो वो हमें वैसी पर्टिकुलर डेट देखने को मिलेगी। वो डेट हो सकता है कि मैनिपुलेटेड हो इन टर्म्स ऑफ कि जैसे राजा महाराजा जब उनकी तख्तपोशी हो रही है तो वो रेगनल ईयर को यूज़ कर रहे हो, किसी एम्पायर के टाइम पर कुछ लूनर कैलेंडर सिस्टम फॉलो हो रहा हो, कहीं पर सोलर कैलेंडर सिस्टम फॉलो हो रहा हो, तो वो हम पर्टिकुलरली बोल नहीं सकते हैं कि वो वैसी डेट्स होंगी जो आज हम यूज़ करते होंगे। तो उसको हम आज के समय में जाने कैसे? हमारी किताबों में जो एग्जैक्ट ईयर्स गिवन होते हैं ना दोस्तों, वो ओरिजिनल वाले ही होते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस में जो मिल रखे होते हैं एपिग्राफिस्ट को, वो अलग होते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करें कैसे? अब ये बॉक्स ठीक है, एक बार के लिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा वाहियात और नॉनसेंस बॉक्स है ये। इसके अंदर नॉलेज के नाम पर सिर्फ बकवास बातें भर रखी हैं जो कि काम नहीं आने वाली हैं। फिर भी लेकिन एक बारी पढ़ लेते हैं, इनके हंसी मजाक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम कैसे कन्वर्ट करें एक डेट को जो कि एंशिएंट एरा की होती है इनटू BCE या CE? ठीक है, कॉमन एरा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर। हमें इसके लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर हम कोई डेट एक पर्टिकुलर एरा की जान लेते हैं जो कि BC ईयर के अंदर स्टार्ट हुई है, तो हमें इनिशियल BC ईयर को उस एरा से डिडक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। अगर वो CE ईयर की डेट है तो इनिशियल CE की जो डेट है उस कॉमन एरा की, उसको उससे माइनस करना है। अब मैं जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल गया, तो आप उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें विक्रम एरा को समझना है जिसके लिए एक ईयर दिया जाता है 179, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है, ना इसको हम BC बोल रहे हैं ना CE बोल रहे हैं। अब एपिग्राफिस वगैरह ये पता लगा लेंगे कि ये कितना पुराना है, यहाँ पर इनका जो पूरा का पूरा जो अवशेष वगैरह मिल रखे हैं, तो उससे ये निकल कर आता है कि ये 58 BCE का ये एरा था, इसका एम्पायर था। कैसे नंबर पता लगाया हमने? तो ये जो 179 है जो हमें उसकी इंस्क्रिप्शंस के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन हम आज के ज़माने के हिसाब से या क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से अगर उसको जानना चाहते हैं तो 58 BC जो है, आप उसको 179 से माइनस करोगे तो आपको 121 CE जो नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा। सिमिलरली जो शाक एरा है 179 का, जो कि 78 CE के अंदर स्टार्ट हुआ था, 179 आप उसमें प्लस कर दो क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है। ये BC जो है वो पुराना होता है, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो 179 + 78 तो ये 257 CE का एरा निकल कर आ जाता है। ये कुछ भी चीज़ मतलब जानने लायक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने बस सुन लिया, काफ़ी है, एक बार के लिए अपनी बुक में से भी फाड़ देना इसको।
अब यहाँ पर राइटर दोबारा हमसे ये कह रहे हैं कि एंशियंट डेट को लेकर उनके कन्वर्जन के फिनोमेना को लेकर हमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के जो मंथ मेंशन करे गए हैं क्या वो सोलर मंथ हैं या फिर वो लूनर मंथ हैं। अब ये चीज़ इसलिए, जैसे कि हम ऊपर इतनी इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन कर चुके हैं उसके ऊपर कि ये चीज़ इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल इंडियन ईयर के अंदर जैसे पहले जो सिस्टम यूज़ होता था, हम लोग आज के समय में जैसे जनवरी फरवरी वगैरह बोलते हैं वेस्टर्न ईयर के बेसिस पर, हमारा साल जनवरी से शुरू होता है, ऐसा नहीं था। आज भी अगर आप देखोगे हिंदुज़म के अंदर ये जो हमारा न्यू ईयर है वो न्यू ईयर हमारा अप्रैल मिड या मई में शुरू होता है, जनवरी से शुरू नहीं होता है। तो ये एक कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है हिस्टोरियंस के मन में, ठीक है। अब ये चीज़ टेक्स्ट में भी गिवन नहीं होती है, जो भी मतलब हम हार्ड सरफेस पर या मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही नॉनसेंस चीज़ गिवन है, वो ये है कि जैसे आप जब पैदा हुए, अब बात थोड़ी सी वैसे बायोलॉजिकली तो लॉजिकल है, ठीक है, आई एम सेइंग बायोलॉजिकली लॉजिकल तो है, लेकिन हम इस चीज़ को फॉलो करते नहीं हैं दुनिया भर में, तो हम क्यों माने इस बात को। लेकिन पुराने राजा महाराजा ऐसा कभी कभार करते थे। अब ये फ़नी चीज़ क्या है, जैसे क्या है कि आप जिस दिन पैदा हुए, मान लो कि आपका बर्थडे आता है 15 जुलाई को, आप इस दिन पैदा हुए 15 जुलाई 1990 को आप पैदा हुए, ठीक है। जिस दिन आप पैदा होते हो तो 15 जुलाई 1991 को आपका कौन सा बर्थडे आएगा, फर्स्ट बर्थडे। आप यहां पर 1 साल के हो गए हो। लेकिन ऐसा माना जाता था पुराने राजा महाराजा के द्वारा, कुछ एम्पायर्स के अंदर देखा गया ये वाली चीज़, उनकी इंस्क्रिप्शंस भी इस चीज़ को बयां करती है और उनका खुद का पैदा होना भी इस चीज़ को बयां करता है उनकी इंस्क्रिप्शंस के अंदर, कि वो ये बोलते हैं कि हम 9 महीने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम पहले थे, जैसे इस दिन हम पैदा हुए, लेकिन इससे पहले हमने 9 महीने जो हैं वो अपनी मम्मी के पेट में भी तो निकाले हैं। तो प्रैक्टिकली हम जिस दिन पैदा हुए हैं वो मोटा मोटी ग्राउंड फिगर में हम 1 साल के पैदा हुए हैं। बायोलॉजिकली तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो 1991 में अगर कोई 1990 में 15 जुलाई को कोई पैदा हुआ है तो 1991 की 15 जुलाई को उसका सेकेंड बर्थडे होना चाहिए, ये चीज़ बोल रही जा रही है यहाँ पर। तो वी सेलिब्रेट आवर चाइल्ड्स फर्स्ट बर्थडे गोइंग अकॉर्डिंग टू एक्सपायर्ड ईयर्स, ठीक है, दैट ही और शी हैज़ कंप्लीटेड 1 ईयर, कि जब 1 साल बीत जाता है तब हम उसका एक मतलब फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम आगे चलते रहें सालों में। लेकिन प्रैक्टिकली उसने अपनी ज़िंदगी का दूसरा साल शुरू करा है। तो ये कुछ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं एपिग्राफिस्ट को, हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, जब वो इंस्क्रिप्शंस को एक पर्टिकुलर एरा के अंदर जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं, उसकी नंबर एंड डेटिंग वगैरह के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो स्कोप है इंस्क्रिप्शंस की रीडिंग में, वो थोड़ा सा एपिग्राफिस्ट, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये एक कन्फ्यूजन है, मतलब बेसिकली पूरी की पूरी तरीके से, कि डेटिंग इंस्क्रिप्शन, कोई भी इंस्क्रिप्शन हो, डेटिंग अ पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन इज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क। इट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।